गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। हम डिस्कस कर रहे थे SSC CGL 2019 प्री के पेपर्स। कुल मिलाकर के 18 शिफ्ट के अंदर SSC CGL 2019 प्रीलिम्स को कंडक्ट करवाया गया था। मैथ्स के सारे सवाल मैं यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज डिस्कस करवा रहा हूँ। आपका काम क्या रहेगा? आपका काम ये रहेगा कि इन 18 के 18 सेशन के जितने भी सवाल होते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखें। कुछ इंपॉर्टेंट लगता है उसको यहाँ से आप ऑब्जर्व करें, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इनके अंदर आपको नई मिलेंगी। जैसे ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं तो कम से कम कुल मिलाकर के 57 क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं ज्योमेट्री के अंदर। 2 सेशन हो चुके हैं, आज का तीसरा है। तो यहाँ पर 8 से 10 सवाल आपको ठीक मिलेंगे। कुल मिलाकर के पूछने का तरीका थोड़ा ठीक लगेगा। तो ये कुछ नई बातें हैं कि आपने पढ़ भी रखा है, प्रीलिम्स अटेम्प्ट भी कर रखा है, फिर भी कुछ नया जानना चाहते हैं तो एटलीस्ट इन पेपर से तो सीखें। SSC की तैयारी कर रहे हैं अगर आप, चाहे CHSL हो, CP हो या CGL हो। CGL के तो ये पेपर ही हैं, तो मस्ट है आपके लिए कि इनको आप देखें और ऑब्जर्व करें। दूसरा, ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं CDS के अंदर, तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज को ऑब्जर्व करें। तो चलिए भाई अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 से इन सब की PDF आपको मिल जाएगी। जैसे ये सारे सेशन कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आपको पेपर मिलेंगे। पेपर्स में आपको क्या करना है, 3 मार्च का जैसे पेपर लिया, पहली शिफ्ट को सोल्व किया, फिर दूसरी शिफ्ट के पेपर को, तो इस हिसाब से आपको पूरे के पूरे ये सवाल वापस से सोल्व करने हैं। इजी सा सवाल है। क्या कहा, एक त्रिभुज है, एक ट्राइंगल के अंदर यदि 2 भुजाओं के माप 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो तीसरी भुजा हो सकती है। तो ट्राइंगल के अंदर बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है कि अगर तीसरी साइड लिखना चाहते हो तो तीसरी साइड के लिए कंपलसरी क्या है, वो इन दोनों साइड के डिफरेंस से बड़ी हो। 8 और 5 का डिफरेंस 3 से बड़ी हो। इक्वल से भी काम नहीं चलेगा। कैसे? मान लो ये साइड आपके पास 8 है, क्लियर है, दूसरी साइड आपके पास 5 है, ये मान लो आपकी यहां तक 5, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी? 3। अगर आप 3 ही ले लेंगे, आपस में मिलाएंगे तो 8 टोटल है, ये 5 हो गया, 3 हो गया। इसका मतलब इसको 3 से थोड़ा सा बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि 5 तो यहां तक है, तो 3 को थोड़ा सा यहां से आपको बड़ा बनाना पड़ेगा, 3 से बड़ी हो, तो ये रिलेशन हो गया। सेम कंडीशन रिवर्स में भी काम करती है कि दोनों का सम 8 और 5 13, इससे ये छोटी हो। रीजन क्या है, ये जैसे 8 सेंटीमीटर हो गया, दूसरी साइड आप बनाते हो 5 और तीसरी अगर आप 13 बना लेते हो तो आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन मिलती है। 13 से आप अगर और ज्यादा बड़ी बना लेंगे तो इसका मतलब 14 सेंटीमीटर, तो वो तो आगे चलेगी, तो कभी ये टच ही नहीं कर पाएगा। इससे छोटी बनाओगे तो उससे क्या फायदा होगा, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा और उस वजह से ये ट्राइंगल बन पाएगा। या फिर ये कोई काम की चीजें थी नहीं, क्योंकि जब आपको ये चीजें पढ़ाई जाती हैं तब हर बात को एक्सप्लेन किया जाता है। सीधे सीधे कैसे करते एग्जाम में, 5 और 8 का डिफरेंस 3 हो गया, 5 और 8 का सम आपका 13 हो गया। इनके बीच की जो भी वैल्यू यहां पर आपको दिख रही है, तो सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू है जो क्या है आपकी 4 सेंटीमीटर, इसको जस्टिफाई करती है। तो ये आपका सीधे सीधे रिजल्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 आपको क्या सिखाया है, जब भी कभी आपको डायग्राम दिए जाते हैं तो ये मान के चलो 70-80% काम एग्जामिनर ने आपका आसान कर दिया है। आपको जस्ट उन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो आप मुझे जल्दी से इसका कमेंट करके रिजल्ट बताएं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। और जिस भी स्टूडेंट ने पुराने जितने भी सेशन है, जैसे अलजेब्रा भी आपको करवाया, ट्रिग्नोमेट्री भी करवाया, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, इस टाइप से कई सारे, डिविजिबिलिटी भी करवा दिया है, तो ये सेशन जिस भी बच्चे ने नहीं देखे एटलीस्ट उनको जाकर के देखें। कुछ इंपॉर्टेंट लगता है उसको नोट करें, क्योंकि यही पैटर्न आपको मेंस में मिलने वाला है। क्या कहा इस सवाल में कि दिए गए डायग्राम के अंदर सेंटर A वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा MP दिख रही है, फिर B वाले पर NQ आपको दिख रही है, फिर MP की वैल्यू आपके पास कितनी है 15, और एंगल M कितना होता है यहाँ पर 90 डिग्री। टेंजेंट और सेंटर से मिला रखा है ये M। ऐसे ही एंगल N भी यहाँ पर 90 डिग्री, क्योंकि NQ आपकी क्या है टेंजेंट, और B से लेकर N तक आपका सेंटर है। चलो ये बात इजी हो गई। N से Q तक की जो दूरी आपको दे रखी है वो 8 दे रखी है, दूसरी साइड में इधर ये 15 उधर 8 है।
P से A तक की दूरी कितनी भी 17। तो देखो PA आपका 17, M से P 15, तो A से M की दूरी जो हो जाएगी वो रेडियस होगी, और ये कितनी आ गई 8। तो A से C तक की दूरी क्या लिखोगे भाई, रेडियस। एक काम आसान सवाल है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं लेके जा रहा कि पेपर में आपको मेरा उद्देश्य ये सिखाना है कि कैसे इनको एग्जाम में डील किया जाता है। दूसरी तरफ आ जाओ, N से Q तक आपको 8 दिख रही है। B से Q तक की बात करें, 90 के सामने की जो साइड है, 90 के जो सामने की साइड BQ आपको दिख रही है वो 10 है, तो बची हुई साइड BN कितनी हो गई, 6। BN अगर 6 है, दूसरे सर्कल की रेडियस है, तो BC भी 6 ही होगी। दोनों का समेशन करोगे तो रिजल्ट आपका बनेगा 14। तो ये सवाल इतना आसान था कि इस साइड में 15 था, 17 था, 8 आ गया, दूसरी तरफ 8 था और आपका 10 था तो 6 आ गया। 8 6 आपका 14 रिजल्ट। डायग्राम नहीं बनाना पड़ा क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम आपका किल ही डायग्राम में होता है। क्वेश्चन नंबर 41 पर आ जाते हैं, सवाल नंबर 41। ये भी आसान पड़ेगा। रीजन क्या है, डायग्राम आपको दे रखा है, देखना जरा। क्या कहा कि डायग्राम के अंदर जो बात दे रखी है उसमें एंगल BAC की वैल्यू क्या होगी। इससे नकली सवाल क्या होगा, एक बात बताओ। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है क्या, कि अगर ये एंगल X है, ये आपका Y है, तो ये वाला क्या होता है, X प्लस Y, दो अंतः कोणों का योग तीसरे बाह्य कोण के बराबर, या सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू थर्ड एक्सटीरियर एंगल। कैसे निकाला भाई, इस पूरे का सम 180 डिग्री लाइन पर, इसको Z मानोगे, X प्लस वाई प्लस Z 180, और इधर ये Z आ गया, बचा हुआ एंगल मिलकर के 180। तो इसका मतलब Z में क्या जोड़ोगे, X प्लस वाई, तो ये X प्लस वाई आ जाता है। तो अब साफ साफ आपको दिख रहा है कि 62 के अंदर क्या ऐड करें कि 110 बन जाए। तो 60 में अगर आप 40 ऐड करते हैं तो 100 बन जाता है, 42 करोगे 102, तो 48 अगर आप ऐड कर देते हैं तो सीधे सीधे आपका ये रिजल्ट बन जाएगा 110 डिग्री। तो यहां 48 डिग्री आपका हो गया रिजल्ट। सवाल नंबर 42 की बात करें, इसमें भी फिर से देखो डायग्राम दे रखा है, और ये सारे सवाल मैं आपको सीक्वेंस से करवा रहा हूं। तो आखिर की जो शिफ्ट थी आपकी वो इजी आनी स्टार्ट हो गई थी। पिछले सेशन में तो आपने देखा होगा कि एक सवाल बहुत ही ज्यादा टिपिकल था, कैलकुलेटिव था वो वाला, उसमें एक स्पेशल टाइप की आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। वैसे सवाल मेंस में भी हालांकि पहले भी पूछे जा चुके हैं, भविष्य में भी पूछे जाएंगे, नॉर्मल सी बात है। कुछ सवाल और भी थे जो थोड़े थोड़े कॉम्प्लेक्स थे, आपने पीछे देखे होंगे, लेकिन बाद में जैसे 3 मार्च 4 मार्च 6 मार्च की 5 मार्च 6 मार्च के आसपास पेपर थे, उनके बाद जो भी पेपर थे वो सारे के सारे ही आसान चल रहे थे। तो सवालों का स्तर भी आपको पता चल रहा होगा। जैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एंगल A की वैल्यू आपको 100 डिग्री दे दी, और इसके जस्ट सामने वाला एंगल A और C का सम 180 होता है। तो इसका मतलब सीधे सीधे क्या लिख सकते हो, 100 में क्या ऐड करें, 80 डिग्री। कोई पेन तक टच नहीं करना था, डायग्राम अगले ने बना करके दे रहा है, आपको तो सिर्फ और सिर्फ यहां से हिट करना था। चलिए भाई 43 की बात कर लेते हैं। आसान है तो भी डील करना है अपने को, मॉडरेट है तो भी डील करना है, टिपिकल सवाल होंगे तो भी इनको डील करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 43 में देखना क्या कहा कि चतुर्भुज PQRS में RM जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, QS पर। PQRS लोगे तो QS मिलाओगे तो डायगोनल हो गया। तो एक आप कोई भी रैंडम, जैसे आपने एक क्वाड्रिलेटर ले लिया किसी भी टाइप का, ये वाला जैसे PQR और S, फिर इसने क्या कहा, इसमें QS के ऊपर परपेंडिकुलर RM है, QS पर ही परपेंडिकुलर आपका PN है। तो QS आपकी साइड हो गई ये वाली, मिला दिया। इसके ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो एक तो R से ड्रॉ करना, एक आपको P से, एक ये ड्रॉ कर दिया आपने भाई, एक ये वाला ड्रॉ कर दिया। क्लियर। वैल्यू किसकी क्या है, Q से लेकर S तक आपकी 6 है, R से M तक, R से M तक की जो दूरी है वो आपकी 3 सेंटीमीटर, P से N तक इस बिंदु को नाम दिया ये 2 सेंटीमीटर। PQRS का एरिया, एक सिंपल सी बात बताओ, जैसे ये वाला आपका ट्राइंगल है, कौन सा, ये पूरा का पूरा, इस पूरे ट्राइंगल का अगर आपको एरिया निकालना है तो क्या लिखोगे, 1/2, बेस आपका 6 और हाइट आपकी कितनी 3, ये वाली लिखिए। 18 में 2 का भाग दिया, कितना आ गया 9।
ऐसे ही ये 6 बेस हो गया, इसका 2 हाइट हो गई, 6 गुना 2 12 बटा में 2 करोगे 6, तो सीधे सीधे यहां पर रिजल्ट क्या आ गया 15। या फिर जब भी कभी आपको परपेंडिकुलर मिलता है तो लिखने का एक तरीका ये भी होता है, हालांकि उसकी कोई नीड नहीं है कि फॉर्मूला रटे तो ही काम आए, कि 1/2 बेस 6 है, दोनों ही केसेस में कॉमन आ जाएगा और दोनों ही केसेस के परपेंडिकुलर का सम। 30 में 2 का डिवीजन कर दोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 15। आसान सी कैटेगरी का आपका ये सवाल था। चलिए भाई 44 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। सबसे पहला काम लैंग्वेज को रीड करें। इन सवालों का कोई खास लेवल है नहीं, आसान से सवाल है, कुछ कुछ सवाल ठीक आते हैं बीच में। पिछला सेशन जैसे ठीक था, उससे पिछला सेशन वो था, उसमें भी ठीक सवाल थे ज्योमेट्री के। तो साथ साथ में आप चाहो तो खुद भी इन सवालों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज को रीड करो। देखना क्या कहा कि यदि ट्राइंगल ABC, ऐसा कर दो इन ट्राइंगल एक मिनट, क्या कहा, यदि ट्राइंगल ABC में कर देना DE और F क्रम से भुजाओं AB BC और CA के मध्य बिंदु हैं। 3 साइड हो गई, AB पर मिड पॉइंट आपका D, BC पर E, CA पर आपका F। AB की वैल्यू दे दी 12, BC की वैल्यू 20 दे दी, CA की वैल्यू 15 दे दी। आपसे क्या पूछा, अंदर ट्राइंगल बना आपका DEF। तो देखना जरा ये DEEF और DF, D से E, E से F, F से D, कहने का मतलब पूरी की पूरी पेरीमीटर और उसका क्या करना है हाफ। तो जब भी कभी ऐसा केस होता है मिड पॉइंट थ्योरम लगती है, और आपने पढ़ा भी होगा, ये नहीं पढ़ा तो इससे काम कैसे चलेगा इनके बिना मिड पॉइंट थ्योरम के। ओरिजिनल ट्राइंगल ABC की पेरीमीटर लिखोगे तो 12 और 20 आपका 32, 32 में आप ऐड करेंगे 15, 47 आ गया। तो ये ओरिजिनल ट्राइंगल की पेरीमीटर है, इसका जस्ट हाफ कर दोगे, 47/2 कर दोगे तो ये DEF और DF की वैल्यू आ गई अंदर के ट्राइंगल की पेरीमीटर, और उसका भी हाफ करना है। 47 में डिवीजन 4 का करना है, तो किस हिसाब से रिजल्ट हो गया भाई, एडिशन तो सही किया था ना हमने, 20 30 40 7 47, 47 के अंदर आपको डिवीजन करना है 4 का। देखना जरा कोई मिस्टेक की है, देख लेते हैं, पकड़ में आ जाएगी। ये आपके पास ट्राइंगल ABC है, AB का मिड पॉइंट इसने D दिया, ये वाला E दिया और ये वाला आपको F दिया। अब इनको मिलाकर के जो भी ट्राइंगल बनता है, कहने का मतलब जो लेंथ आपकी BC की होगी, जो लेंथ आपकी BC की होगी उसका जस्ट हाफ ये हो जाता है DF। जो लेंथ आपकी AB की होती है उसका जस्ट हाफ ये हो जाता है, जो लेंथ AC की है उसका जस्ट हाफ ये हो जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि भाई AB की वैल्यू 12 है, B से C की वैल्यू 20 है, और यहां से A से C तक की लेंथ कितनी है आपकी 15। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो ये कितनी आ गई 10, यहां से लिखना चाहते हैं कितनी आ गई 7.5, यहां से लिखना चाहते हैं 6 आ गई। किसकी वैल्यू DE, EF और FD, इनकी वैल्यू आ गई। सबका सम अगर आप करेंगे तो 10 6 16, 16 में 7 जोड़ा 23.5, और इसमें क्या करना है डिवीजन, हाफ पूछ रहा है, 2 का डिवीजन कर दोगे तो डिवीजन 11 बार चला गया 11.75। ठीक है, ये तो हुई समझाने की बात। एग्जाम में देखो इन सवालों को कैसे डील करते हैं। एग्जाम में डील करने का सिंपल सा तरीका है, ये इमेज आपके दिमाग में बने कि मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी, ओरिजिनल ट्राइंगल की जितनी भी पेरीमीटर होती है उसका जस्ट हाफ अंदर वाले ट्राइंगल की पेरीमीटर होगी। तो पूरी पेरीमीटर आप निकालोगे, ये नहीं करोगे, डायग्राम भी नहीं बनाना था यहां पर। 20 12 15 47 आ गया, पेरीमीटर क्या होगी, जस्ट हाफ कर दोगे 47/2, और इसका भी 1/2 करके पूछ रहा है तो डिवीजन कर दो 4 का। तो हमने क्या है डिवीजन नहीं करके देखा था, 47/4 ही बोल दिया था सीधे सीधे। 11 4 44, 30 में डिवीजन 7 बार, 20 में 5 बार। तो असल में देखा जाए तो ये पर्टिकुलर सवाल एग्जाम में ऐसे सोल्व होता है। इन चीजों को आप अवॉइड करेंगे, रीजन लैंग्वेज आसान है, डायग्राम में कोई कंफ्यूजन होता नहीं है। 45 की बात कर लेते हैं, सवाल नंबर 45। लैंग्वेज को रीड करो एक बार, अगर सोल्व कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है।
क्वेश्चन नंबर 45। देखना जरा, इसने क्या कहा कि AB केंद्र O के साथ वृत्त का एक व्यास है, डायमीटर हो गया। वृत्त के बिंदु C पर खींची गई स्पर्श रेखा AB को आगे बढ़ाने पर बिंदु Q पर मिलती है, फिर कुछ एंगल दिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक सर्कल आपने बनाया, AB इसका क्या है भाई, डायमीटर। ये लो डायमीटर A हो गया, सेंटर O हो गया, ये B हो गया। अब इसने क्या कहा कि वृत्त के बिंदु C पर खींची गई स्पर्श रेखा AB को बढ़ाने पर बिंदु Q पर मिलती है। इसको आगे बढ़ा देते हैं, कोई पॉइंट मिलेगा Q, और इस Q के थ्रू यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है QC, लिखा जा सकता है। आपसे पूछा अगर वैल्यू आपकी जो CAB है, CAB इसको अगर मैं मिला दूं यहां से, CAB की वैल्यू अगर 42 डिग्री है तो CQA की वैल्यू क्या होगी, CQA की। तो आपसे ये पूछना चाह रहा है ये जो पर्टिकुलर एंगल है ये क्या रिजल्ट देगा। सोल्व करने का रिजल्ट तरीका बड़ा ही आसान है, देखना जरा क्या कर सकते हो, इसको इससे मिला दो, सेंटर से मिलाओगे, ये एंगल आपका कितना होगा, 90 डिग्री। ये 42 है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इसका मतलब ये एंगल भी कितना होगा हमारे पास, 42 डिग्री। एक तरीका तो ये है कि ट्राइंगल AQC आप ले लो, 42। अब ये पूरा एंगल आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ट्राइंगल AQC में ये 90 प्लस 40 है, ये आपका 42 है, पूरे का सम करोगे 90 80 9 8 17 और 4 174 डिग्री आ गया। तो रिमेनिंग जो एंगल है हमारा यहां से वो कितना बन गया, 6 डिग्री। ऐसे नहीं करना चाहते तो भाई अंदर वाला एंगल आपको निकालना पड़ेगा। 40 40 80 तो ये हो गया, 180 में से 80 चला गया, 100 बचा, 100 में से भी 4 लेस कर दोगे तो ये एंगल कितना आ गया, 96। अब वो प्रॉपर्टी लग जाएगी, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू थर्ड एक्सटीरियर। ये 90 है और ये एंगल जुड़ के 96 बनाएंगे, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी होगी, 6 डिग्री। इस सवाल की जो कैटेगरी है वो भी आप इजी में कंसीडर कर सकते हो, बहुत ही आसान सा सवाल था ये। चलिए भाई 46 है, साथ साथ अटेम्प्ट भी करके देख लो, जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं ये वाली CGL 2019 प्री, या फिर जिन्होंने CHSL दिया है, या जिनके पेपर रह गए हैं CHSL के जो बाद में कंडक्ट होने हैं, या जो मेंस देंगे, वो इन सवालों को इतनी तो कोशिश कर ही सकते हो कि साथ साथ में करें। रीजन ये है कि देखो मैं एक तो इधर उधर की कोई हवाबाजी नहीं करता कि ये करवा देंगे वो करवा देंगे। एक तरीका वो होता है जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है, या तो आप इजी सवाल करवाए जाओ, बच्चे को उलझा के रखो कि इस सवाल को करके बता दोगे तो लेवल अच्छा मानेंगे, इस सवाल को कर दोगे गजब कर दिया आपने, ये कर दिया। वो फालतू सी बातें, वो मैंने भी ऑब्जर्व किए हैं, वो ऐसे सवाल होते हैं, आप वर्बली कर सकते हो। दूसरा सिनेरियो के टिपिकल सा सवाल ढूंढ के लाओ, 2-3 सवाल ऐसे फेंक करके रखो आपके सामने, आप सोचेंगे यार ये सवाल ही नहीं समझ में आ रहा था, उनका सोल्यूशन एक लाइन में या 2 लाइन में कर दिया, आप इंप्रेस हो गए। दोनों ही तरीके मेरे हिसाब से वाहियात हैं। रीजन ये है, आप अगर एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ाते और आप एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ते हैं, चलो टीचर पढ़ाए या ना पढ़ाए एग्जाम ओरिएंटेड, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे एग्जाम रिलेटेड तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इजी के चक्कर में करते रहो, खुशी आपको मिल जाएगी, सवाल 16 हो रहे हैं, और मैं भी ये कह दूंगा कि हाँ यार बहुत गजब का लेवल है आप लोगों का। जो असल में जो सवाल एग्जाम में पूछे गए उनसे गो थ्रू ही नहीं करवाया गया तो समस्या पैदा होती है। या फिर जो वाहियात सवाल है 8-8 10-10 लाइन के आपको करवाए, आपको ये कह दिया आपको ये नहीं आता, ये सीखना पड़ेगा, देखो 1 लाइन में भी होता है, 2 लाइन में भी होता है। इंपॉर्टेंट ये है जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर पेपर आपको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वही एक आपके पास परम सत्य है जो ये बता सकता है कि आपका एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है। तो इसी उद्देश्य के साथ सारी की सारी चीजों को लेकर के चले भाई। कैलकुलेटिव आता है सवाल वो करवाते हैं, इजी होता है उसको भी करवाते हैं, मॉडरेट होता है उसको भी करवाते हैं। ये भी नहीं कहा मैंने यहां पर कि जो CGL 2019 के इंपोर्टेंट सवाल है वो कर देते हैं। अब उसमें क्या करता है टीचर, कई बार यूट्यूब पर ऐसा भी मैंने ऑब्जर्व किया है कि जैसे 57 सवाल टोटल थे, क्लियर है, उनमें से 40 सवाल करवा दिए इंपोर्टेंट, और जो 4-5 सवाल टिपिकल पूछे गए थे उनको अवॉइड कर दिया। तो बच्चा तो इतना समझदार है ही नहीं, वो तो देख ही नहीं पाता है कि असल में हो क्या रहा है। उसके हिसाब से कि टीचर ने करवा दिए इंपोर्टेंट सवाल, ये 40 इंपोर्टेंट बनते थे, आप भी खुश हो गए, कोई समस्या नहीं कि ये तो अपने को आते ही हैं और सीधे सीधे कर भी सकते हैं।
इसीलिए मैं क्या करता हूं, कंप्लीट पेपर आपसे सोल्व करवाता हूं कि भाई ये वाला जो चैप्टर है इसको ऐसे सोल्व करेंगे आप। चलिए भाई 46 को देख लो एक बार। क्या कहा, ट्राइंगल एबीसी में जो डी है बीसी के ऊपर एक बिंदु है और एडी जो है वो एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है। ये तो बहुत इजी कैटेगरी का सवाल हो जाता है। देखो ट्राइंगल एबीसी बनाना है, डी यहां रखना है, एडी एंगल बाइसेक्टर, तो ए बी अपॉन बी डी का रेशियो ए सी अपॉन सी डी के रेशियो के बराबर होता है। तो ए बी आपका कितना है भाई 11.7। क्लियर है। ए सी आपको कितना दे रखा है 7.8। ए बी इस साइड में, ए सी इस साइड में, इन दोनों का रेशियो लोगे तो 7.8 हो रही है। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 13 9 107, 17 13 6 78, फिर काटोगे अनुपात क्या आएगा 3:2। तो बीसी को डी क्या करता है 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। आपको क्या करना है सी से डी तक की दूरी निकालनी है। टोटल दूरी कितनी है 13। रेशियो में 5 पूरी दूरी को बताता है, 5 किसको बताता है 13 को। 1 की वैल्यू 5, आपको क्या चाहिए 2 की। 26 में 5 का डिवीजन करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 5.2। क्या कहा एग्जाम में तो ऐसे करना है, या फिर देखो डायग्राम अगर आप बनाते बात वही लिखनी है। एबीसी हो गया, डी आपका एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, यहां जो भी रेशियो है, यहां जो भी साइड आपको दे रखी है, इन दोनों का आपको यहां पर रेशियो लेना है। या यूं कह लें कि बीडी रेशियो डीसी सीडी क्या होगा जो रेशियो एबी और एसी का है। जैसे आपने रेशियो लिया, ये किस में चला गया 3:2 में। ये दूरी 3 है तो ये 2 है। टोटल दूरी रेशियो में कितनी है 5, और टोटल दूरी एक्चुअल में कितनी है बेसी 13 सेंटीमीटर। 5 आपका 13 सेंटीमीटर को 1 आपका बटा में 5 कर दो, आपको नीड है सीडी की 2। तो ये ऐसा सवाल था, ये स्पेसिफिक कैटेगरी हो जाती है कि भाई उसने आपको कुछ बातें दी और आप सीधे सीधे बिना डायग्राम बनाए माइंड में डायग्राम को आपने इमेजिन कर लिया, क्योंकि ये बार बार इस पर काम करना पड़ता है। चलो भाई 47 पर आ जाते हैं। एंगल बाइसेक्टर इंपॉर्टेंट पार्ट है, कई सारे पार्ट होते हैं इसमें। एंगल बाइसेक्टर क्या है, कैसे इसकी लेंथ निकाले, कैसे साइड को ये डिवाइड करता है, एरिया पर क्या इफेक्ट डालता है, फिर इसके बाद इंटीरियर इंटीरियर, एक्सटीरियर एक्सटीरियर, इंटीरियर एक्सटीरियर, इंटीरियर परपेंडिकुलर की रिलेशन। तो इस टाइप से कई सारी चीजें आपकी बन जाती हैं। रिलेशन जो अभी हमने लिखा वो सिमिलरिटी से भी आता है, साइन रूल से भी आता है, हर एक बात को समझना पड़ता है। खैर जो छोटी छोटी चीजें मेरे ख्याल से आपको आती भी होंगी। 47 पर आ जाओ। क्या कहा, आकृति में पीए आपको दे रखा है, ओ केंद्र वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु पी से गई एक टेंजेंट है, मतलब साफ साफ डायग्राम में भी दिख रहा है पीए आपकी टेंजेंट हो गई। एंगल ए कितना होगा 90 डिग्री, सेंटर के साथ बना रहा है। अब इसने क्या कहा, यहां से पीओबी की वैल्यू कितनी है भाई, पीओबी की वैल्यू 110 डिग्री। चलो एपीओ की वैल्यू, एपीओ की वैल्यू। अब देखो एंगल ए 90 डिग्री, जो पी बन रहा है और ए मिलाकर के 110 होगा, तो सीधे सीधे एक रिजल्ट आप क्या लिख सकते थे 20 डिग्री। क्या लॉजिक लगाया, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू थर्ड एक्सटीरियर एंगल। ऐसे नहीं करना चाहते तो एंगल बीओपी आपका जो है, एंगल आपका बीओपी जो है 110 है, अंदर वाला लिखेंगे 70। एंगल ए आपका 90, 1 90 1 70, 9 7 16, 160 हो गया। एंगल बी आपका बच गया, बी की वैल्यू 20 डिग्री। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू थर्ड एक्सटीरियर लगाओगे तो सवाल आपका इजी हो जाएगा, उसमें तनाव नहीं लाता है बिल्कुल भी, कैलकुलेशन आसान के लिए उसको किया जाता है। 48 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 48, लैंग्वेज को रीड करो, देखना जरा। 24 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में भुजा वाले वर्ग ABCD में एक आपको स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड 24 सेंटीमीटर है। एक ट्राइंगल बनाया PDC। अगर गौर से ऑब्जर्व करें तो इसने क्या किया, CD साइड को इन्वॉल्व किया और एक बिंदु P है, और P क्या है भाई AB के सामने। अब जब भी स्क्वायर बनाओगे तो एक बात बताओ, ABCD अगर बनाओगे तो CD ये हो गया, जस्ट सामने की साइड क्या है AB, इस पर पॉइंट P है। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, एरिया 1/2, बेस AB इसका कितना 24, और इसकी हाइट भी कितनी होगी 24। गुणा कर दो भाई, ये 12 बार कट गया, इसको रीड कर सकते हो 12 गुणा 2, 12 गुणा 12 144 गुणा में 2 288। क्या किया, बात को समझना, डायग्राम कोशिश करें कि अवॉइड हो जाए। ट्राइंगल क्या बना रहा है वो, DC को इन्वॉल्व करके, तो ऐसा कर लो
इसको ए मानो, इसको बी मानो, सी और डी हो गया। पी यहां पर कहीं है, कहीं भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी का एरिया सेम आएगा। साइड कितनी 24। ट्राइंगल की का जो बेस है डीसी ले लिया 24, तो 1/2 बेस इंटू में यहां से परपेंडिकुलर हाइट। अब ये साइड आपकी 24 है तो इसका मतलब ये भी 24 हो जाएगी, लिखोगे रिजल्ट आ जाएगा। हालांकि ये तरीका आपको प्रीफर नहीं करना था, डायग्राम वाला, डायग्राम की नीड नहीं थी। चलिए भाई सवाल नंबर 49 कमेंट करके बताना जरा, इजी सा सवाल है, मतलब इससे नकली और क्या होगा। कमेंट कर दो इस पर तो सारे के सारे बच्चे जितने भी देख रहे हो। कमेंट करो भाई जल्दी से, एकदम नकली सवाल है, इसमें कोई पेन वेन भी टच नहीं करना, सीधे सीधे सोल्व हो सकता है। देखो क्या कहा है इसने कि दी गई आकृति में, गिवन फिगर में क्या कहा, ट्राइंगल एबीसी में थीटा की वैल्यू आपके पास 80 डिग्री है, एसी और जो आपका एबी है वो दोनों क्या हो गए भाई, इक्वल हो गए। अन्य दो में से प्रत्येक कोण की माप क्या होगी, तो दोनों एंगल आपके इक्वल होंगे। ये 80 है, सबका सम 180, तो बचे हुए दो का 100 होगा। दोनों में से ईच की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो रिजल्ट क्या आ गया 50 डिग्री। यहां आपको पेन वेन कुछ भी टच नहीं करना था क्योंकि ये सवाल आपका सीधे सीधे सोल्व हो रहा था। चलो भाई सवाल नंबर 50 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। सबसे पहला काम लैंग्वेज को रीड करें। सवाल नंबर 50 अपना देखो इसने क्या कहा, ए बी 7 है, ए सी 8 है, बी सी 9, तीनों साइड दे दी। भुजाओं वाले त्रिभुज के कोणों को छोटे से बड़े क्रम में लगाएं। ठीक है भाई, एक छोटी सी बात आपने पढ़ी होगी, किसी भी ट्राइंगल में छोटी साइड के सामने का एंगल छोटा, बड़ी साइड के सामने का एंगल बड़ा होता है। ठीक है, अगर जैसे मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाया था हाइट एंड डिस्टेंस, उससे अगर इस बात को रिलेट करवाऊं तो ये मेरे पास ट्राइंगल है, ये अगर एंगल मैं 30 लेता हूं, ये 90 लेता हूं, ये 60 लेता हूं, 30 के पास वाली साइड वहां क्या लिखते थे √3, ये 1 और ये 2। सबसे बड़ी साइड 2 के सामने 90 डिग्री, √3 1.732 होता है, तो 60 डिग्री। इससे छोटा, इससे छोटी साइड, सबसे छोटा एंगल 30 डिग्री, सामने की साइड 1। अगर आप रिलेट करवाना चाहते हो तो इस हिसाब से भी रिलेट करके इस बात को ध्यान रख सकते हो। बाकी लॉजिक सिंपल सा है, बड़ी सबसे छोटी साइड के सामने का एंगल सबसे छोटा, सबसे बड़ी साइड के सामने का एंगल सबसे बड़ा। अब इसने 3 साइड आपको दे दी, त्रिभुज के जो एंगल्स हैं उनको छोटे से बड़े क्रम में लगाना है कि सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। सबसे छोटी साइड क्या है भाई, ए बी। अब ए बी के सामने जो एंगल होगा वो क्या होगा, सी, सबसे छोटा एंगल। फिर साइड एसी, एसी के सामने क्या होगा, एंगल बी। फिर देखना जरा सबसे बड़ी भुजा बीसी, सामने का एंगल या फिर बचा हुआ एंगल। तो ये इनका क्या हो गया, बढ़ता हुआ क्रम। कहां मैच हो रहा है, ऑप्शन सी आपका यहां से करेक्ट है। यहां भी कुछ नहीं करना था, सीधे सीधे आप देखते कि सबसे छोटा एंगल ए बी के सामने सी, तो इसका मतलब ऑप्शन बी या सी ट्रू होंगे। बीच का एंगल आपका बी बी है, चेक नहीं करना है। फिर बीसी के सामने का एंगल ए होगा। ठीक है, उसने जबरदस्ती डी को फंसा दिया, वो मान सकते हो आप। तीसरा ऑप्शन सी बी ए बना रहा होगा, दूसरा ऑप्शन सी ए बी बना रहा होगा। खैर बात समझ आ गई होगी, इसमें कोई खास दिमाग नहीं लगाना था। 51 क्वेश्चन को रीड करो, रिजल्ट बता सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। सवाल नंबर आपका 51। देखना जरा इसने क्या कहा कि एक सर्कल में जीवा या आपकी कोड पी क्यू और टी एस को आगे बढ़ाने पर वे बिंदु आर पर मिलती हैं। फिर इसने कुछ अलग अलग लंबाई दी, फिर उसने कहा कि जो कोड आपकी टी एस है उसकी लंबाई आपको बतानी है। तो ऐसे सवालों में आपको मैंने क्या कहा था कि लैंग्वेज का कुछ पार्ट पढ़ा जाता है, उसके थ्रू डायग्राम बनाया जाता है। सबसे चैलेंजिंग काम ये है क्योंकि 70% का टाइम तो आपका कहां के होगा, डायग्राम को बनाने में। अब देखना PQ और TS को आगे बढ़ाया, 2 कोड है, तो आपका मन करे ऐसे लिख लो। ये क्या कर लिया आपने, PQ, P से Q। अगर वो कहता QP को आगे बढ़ाया तो Q यहां लिखते, P यहां लिखते, फिर आगे बढ़ाते। PQ को बढ़ाया, TS को बढ़ाया, T से S पर गए, उससे आगे बढ़ा दिया। कहां मिले भाई, बिंदु R पर।
अब इसने वैल्यू दी, R से Q तक की वैल्यू कितनी हो गई भाई 14.4 लिखा जा सकता है। फिर इसने आपको वैल्यू दी P से Q तक की 11.2, क्लियर। फिर इसने वैल्यू दी आपको S से लेकर R तक की कितनी 12.8। फिर TS की लंबाई दी X। क्या सिखाया था आपको कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है, RS इंटू में RT, यही पैटर्न इधर फॉलो होता है, RQ इंटू RP। अब मुद्दे की बात सुनो, एग्जाम हॉल में क्या करना था, मार्किंग नहीं करनी थी आपको एग्जाम हॉल में, सीधे सीधे क्या देखते भाई RQ की वैल्यू कितनी 14.4 लिखा, इनटू में क्या होगा भाई R से लेकर P तक की दूरी, तो RQ और यहां PQ दे रखा है, दोनों का एडिशन करते 14 और 11 कितना हो जाता है 25, 4 2 6, तो ये कितना आ जाता है भाई 25.6 बराबर दूसरी वैल्यू 12.8, और ये पूरी वैल्यू लिखोगे तो यहां लिखा जाएगा x प्लस 12.8। देखो 128 पॉइंट हटा दिया दोनों का, कितनी बार कटा 2 बार कट गया, इसको गुणा करोगे तो 28.8, 28.8 में से 12.8 लेस करना है, 0.8 हट गया, 28 में से 12 चला गया, 28 में से 12 चला गया, कितना बचा 16, जो किसकी वैल्यू हो गई आपकी x की। तो ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो गया। कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिमाग भी लगाएं, जिससे क्या है कैलकुलेशन भी आपकी सुधरे। आपको हर वो चीज सीखनी है जिससे आपका टाइम बच रहा है। सवाल नंबर 52, और आपको ये सेशन कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट जरूर किया करें। रीजन ये है कि कई बच्चे तो इस टाइप से ही करते रहते हैं कि सर ये बंद करो वो शुरू करवा दो, कोई बच्चा कहता है कि बैंक पीओ के स्टार्ट करवाओ, कोई कहता है रेलवे के स्टार्ट करवाओ, कोई कह रहा है चैप्टर पढ़ाओ। तो देखो ये वाली बातें तो मानी जी नहीं जा सकती। रीजन क्या है, सारे बच्चे एक जैसी बात ही नहीं कर रहे हैं। तो जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको बीच में स्किप नहीं करेंगे, जैसे चैप्टर स्टार्ट कर देंगे तो पूरा ही करवाया जाएगा। प्लस में आपको अगर पेपर स्टार्ट करवा दिए सोल्व करवाने, तो इसका मतलब ये पूरे के पूरे ही आपको सोल्व करवाए जाएंगे। अब देखना अगली बात, त्रिभुज एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी के अंदर क्या कहा, AB बराबर AC। अज्यूम हो सकता है भाई ABC, ये दोनों साइड बराबर। फिर एंगल ABC एंगल B की वैल्यू 72, ये भी 72, BAC आपसे पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये 72 144 हो गया। 144 में क्या जोड़े, या 180 में से 144 को लेस कर दोगे तो साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन क्या आएगा 36 डिग्री। तो ये आपका हो गया यहां से रिजल्ट BAC। आसान कैटेगरी का सवाल था। चलो भाई सवाल नंबर 53 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, लैंग्वेज को रीड करो। लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है इसलिए आपके पास थोड़ा सा टाइम है। आवाज सही आ रही होगी, साउंड का कोई इश्यू नहीं होगा। देखना, देखो 53 में इसने क्या कहा, किसी बाहरी बिंदु P से एक स्पर्श रेखा PQ केंद्र O वाले वृत्त पर खींची जाती है। एक टेंजेंट PQ ड्रॉ की जाती है बाहर से, सेंटर O का एक आपके पास सर्कल है जो वृत्त को बिंदु O पर स्पर्श करती है। इसको थोड़ा सा चेंज करना, टचिंग द सेंटर सर्कल एट Q। ऐसा करो, देखो एक आपके पास क्या है सर्कल, O पर तो टच थोड़ा ना करेगी, वो तो सेंटर है, ये O आपके पास हो गया सेंटर। एक टेंजेंट आपने बाहर से ड्रॉ की है, मान लेते हैं ये वाली, ये क्या है टेंजेंट आपकी, बाहर कोई बिंदु P था और ये पॉइंट Q पर टच करती है। इंग्लिश में लैंग्वेज करेक्ट है टचिंग द सर्कल एट पॉइंट Q या फिर Q। आगे देखना जरा, यदि केंद्र से P की दूरी 13 सेंटीमीटर, केंद्र से P की दूरी, ये वाली दूरी आपको दे दी 13 सेंटीमीटर। फिर इसने आपसे कहा कि P से Q तक की लंबाई कितनी है 12, और आपसे पूछ रहा है रेडियस। आपको एक बात बताओ, ये 90 डिग्री होगा, तो इससे नकली सवाल और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा लैंग्वेज में कंफ्यूजन हो गया, वरना आप सीधे सीधे अटेम्प्ट कर सकते थे। वो सेंटर है, बाहर बिंदु P है, Q पर उसने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब दूरी देख लो, P से सेंटर तक की, टेंजेंट के जस्ट सामने की दूरी 90 डिग्री मतलब हाइपोटेनस होगा। P से Q तक 12 है, बचा हुआ पार्ट रेडियस, तो सीधे सीधे आप रिजल्ट इसका लिख सकते थे 5। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर लेते हैं। लैंग्वेज को रीड करो 54 की भी। क्वेश्चन नंबर 54,
सवाल नंबर 54 की लैंग्वेज को रीड करना। देखो क्या कहा, एक सर्कल के अंदर ए बी इसका डायमीटर या फिर व्यास है, सी डी इसकी एक कोड या फिर जीवा है। ए बी और सी डी को आगे बढ़ाए जाने पर बिंदु पी पर मिलती है। तो आपको यही सिखाया। सबसे पहला काम क्या है, आप प्रॉपर मैनर में इसका डायग्राम बनाओ। लैंग्वेज से साफ पता चल रहा है आपको कि ए बी तो इसका हो गया डायमीटर, ये ए और बी, ए बी को बढ़ाया, ए से बी पर गए आगे बढ़ा दिया। दूसरी क्या इसकी कोड, कोड इसकी क्या है सी डी, सी से डी पर गए, सी डी को बढ़ाया तो डी को आगे बढ़ाएंगे और कहां मिले ये पॉइंट पी पर। कोड की प्रॉपर्टी हो गई भी सीधे सीधे। पी से डी तक की दूरी आपकी कितनी है 15.3। फिर इसने क्या कहा, सी से जो डी तक की दूरी है वो कितनी है 11.9। फिर ए से जो पी तक की दूरी है वो कितनी है 30.6 सेंटीमीटर। यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है 30.6 सेंटीमीटर। क्लियर है। आपसे क्या पूछ रहा है कि रेडियस बताओ। देखना ये रेडियस है, ये रेडियस है। अब एक बात बताओ, पैटर्न तो यही बताया था ना कि इसको इससे गुणा करोगे और ऐसे ही पीबी को पी ए से गुणा करोगे। P से लेकर B तक की दूरी अगर आप मेजर करें तो देखना कंप्लीट 30.6 है, 2R लेस कर दिया। क्या किया भाई 30.6 में से आपने 2R को लेस कर दिया। किसकी दूरी आ गई PB। इसको गुणा किससे करना है PA से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया PA से जो क्या है 30.6। यही पैटर्न इधर होगा, PD को मल्टीप्लाई करेंगे PC से तो 15.3 को मल्टीप्लाई क्या करना है, यहां एरर हो जाती है कई बार, कंप्लीट लेंथ। तो कंप्लीट लेंथ ऐड करो, 9 और 3 12 पॉइंट लग गया। 15 और 11 26 और 1 इधर आ गया 27, 27.2। अब आपको ये सोल्व करना है तो दिख रहा होगा, देखो पॉइंट से पॉइंट हटा दिया 153 306, जस्ट डबल, 2 से इसको काट दोगे तो 13 पॉइंट आपका आ गया 6। अब देखना 2R आपका इधर चला गया, 2R राइट साइड में, ये पार्ट इधर आ गया, 13.6 हट गया। 30 में से 13 निकाल दिया, 17 बचा। 17 में 2 का डिवीजन कर दोगे तो रिजल्ट कितना आ गया 8.5। अब इंपॉर्टेंट बात यही है, यहां पर कैलकुलेशन सीख लेना एक है। कई बच्चे इसी में 4 से 5 लाइन बना देते हैं, इतना ही और लिखोगे उसमें टाइम किल होगा। तो जितना ज्यादा काम आप माइंड में करेंगे टाइम उतना बचेगा। हमेशा दिमाग में रखें, ये जो एग्जाम्स हैं, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, इस टाइप के एग्जाम्स में सबसे बड़ा रोल टाइम का होता है। नॉलेज इतना ही है, 5-6 महीने में आप इजी वे में गेन कर सकते हो। किसी बच्चे को 4 महीने में, कोई बच्चा 4 महीने में सीख सकता है, किसी को 5 लग जाएंगे, किसी को 6 महीने। प्रैक्टिस है वही करनी पड़ेगी और एक ऑथेंटिक वे में चीजों को पढ़ना पड़ेगा, हवाबाजी से दूर हटके। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होती है सिलेक्शन, कौन लेगा कौन नहीं लेगा। तो जो टाइम बचाएगा वो सिलेक्शन लेगा। नॉलेज वाले बच्चों की जो रेस है, नॉलेज बेसिक्स आपको मैंने बता दिया, मैक्स है 6 महीने, इतने में गेन किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद का काम है टाइम बचाना। टाइम आपको हर छोटे से छोटे सवाल पर आप इंप्लीमेंट करते हो अपने कॉन्सेप्ट्स कि माइंड में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तभी जाकर के टाइम बच पाता है। चलो भाई सवाल नंबर 55 की तरफ मूव करते हैं। लैंग्वेज को रीड करो। टोटल 57 क्वेश्चन हमें डील करने हैं यहां पर। देखो क्वेश्चन नंबर 55, देखना 55 में क्या कहा, पी ए क्यू ओ केंद्र वाले किसी वृत्त के बिंदु ए पर एक टेंजेंट है। और इसने क्या कहा कि ए बी एक ऐसी कोड है आपके पास जहां पर बी ए क्यू एक्स डिग्री है, एक्स डिग्री क्या है 90 डिग्री से छोटा। फिर इसने क्या कहा, सी जो है वो आपके मेजर आर्क दीर्घ चाप पर ए बी पर एक ऐसा बिंदु है जहां ए सी बी बराबर वाई। तो सबसे पहला काम है कि इस डायग्राम का कुछ बेसिक तो कवर करें कि ये डायग्राम कैसा बनेगा। ये आपने सर्कल लिया, सर्कल का सेंटर ओ, इजी बात। फिर इसने क्या कहा, पी ए क्यू, पी ए क्यू ए पॉइंट यहां है, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है आपकी, ठीक है।
ये आपका हो गया पी ए और क्यू, ये आपने टेंजेंट ड्रॉ की। अब इसने आपको कहा कि बी ए क्यू, बी कहीं पॉइंट होगा, ये आपका ए है, ये आपका पॉइंट क्यू है। ये जो भी एंगल है ये 90 डिग्री से छोटा, सीधे मिलाओगे 90 होगा, 90 से बड़ा होता क्यू बी को इधर लेते, छोटा है तो इसका मतलब हम लोग अपनी सहूलियत के लिए इसे इधर ले लेते हैं। ये कितना आपका x डिग्री लिखा। अब सी दीर्घ चाप पर, मेजर आर्क पर ए बी का एक ऐसा बिंदु है, दीर्घ चाप ए बी पर, तो इसका मतलब इस साइड की बात कर रहा है। ये आपका माइनर आर्क हो गया ए बी का, ये मेजर आर्क हो गया। इस पर C आपका एक ऐसा पॉइंट है जहां पर एंगल ए सी और B, तो आप अपनी सहूलियत के लिए इसको मिला सकते हो सीधे सीधे। इस एंगल की वैल्यू कितनी है y डिग्री। अब एक बात और उसने कही, AOB का जो मान है वो 32 डिग्री, AOB की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 32 डिग्री। अगर आपने मेरी ये जो सेशन सोल्व करवा रहा हूं इसमें पहली क्लास देखिए, कौन सी, ज्योमेट्री की ये तीसरी सवाल है, तीसरी क्लास है। वहां मैंने आपको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम को एक्सप्लेन किया था, कहा था ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये टाइम बहुत ज्यादा बचाती है। जिस बच्चे को एकांतर खंड प्रमेय के बारे में नहीं पता, जो बच्चा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के बारे में नहीं जानता है, अगर वो ऐसे सवाल करेगा उसका एक्सट्रीम टाइम किल होता है। तो वहां मैंने एक्सप्लेन की थी। अब कोई बच्चा ये कह दे कि सर यहां पर फिर से करो, तो देखो ऐसा है कि आप जिस एटीट्यूड के साथ पढ़ना चाहते हो मुझसे मैं नहीं पढ़ा सकता। रीजन, आप पुराने सेशन देखना नहीं चाहते, आप चलते फिरते स्ट्रीम पर आए और आपने कहा कि ये फिर से एक्सप्लेन करो। नहीं, ज्योमेट्री का पहला पार्ट है उसको देखो, उसमें अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम को एक्सप्लेन किया था। क्या कहा था? सिंपल सी बात, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पकड़ी कब जाएगी? एक सर्कल होगा, एक टेंजेंट होगी जिस पर टच करेगी, उसकी वजह से तीनों के तीनों जो पॉइंट होंगे वो सर्कमफेरेंस पर होंगे और ट्रायंगल बनेगा। सर्कल चाहिए, उस पर बना हुआ ट्रायंगल चाहिए। अब ये मत कह देना कि AOB भी नहीं, तीनों के तीनों जो पॉइंट है इसके कहां होने चाहिए? सर्कमफेरेंस या परिधि पर। सर्कल है, टेंजेंट है, ट्रायंगल है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगती है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहती है कि भाई ये जो एंगल होगा ये इसके बराबर, तो यहां से एक सीधा सा रिजल्ट मिला, x बराबर क्या होगा आपका y, ठीक है। और ऐसे ये पूरा का पूरा एंगल इस पूरे के बराबर, इस इधर वाले पार्ट के बराबर हो जाएगा, इसके। कौन सा? ये पूरा एंगल, ठीक है। इसकी हमें नीड नहीं है। x प्लस वाई पूछ रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू निकाल लो, y की बराबर ही है। अब देखना ये एंगल 32 डिग्री, तो ये दो साइड आपकी बराबर, तो इसका मतलब 180 में से अगर मैं 32 निकाल देता हूं, 180 में से 30 के 150, 2 और निकाल दो 148, 148 का जस्ट हाफ करोगे तो इसका मतलब ये एंगल कितना आएगा 74, और ये एंगल भी आपका कितना आएगा 74। बचा हुआ जो एंगल है आपका, आपको पता है ये तो 90 डिग्री बनना है, टेंजेंट और सेंटर से मिलाया 90 डिग्री। ये एंगल कितना बना भाई आपका 16 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 16, तो इसका मतलब y की भी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 16। तो ये रिजल्ट क्या हो गया आपका 32 डिग्री। एक मिनट भाई, क्या गड़बड़ कर दी हमने? अच्छा, गड़बड़ ये कर दी, सुनो, बात को गलत रीड कर लिया। देखो भाई, छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है। ABO की वैल्यू 32 है, ना कि AOB। तो देखो ये 32, तो ये वाला भी आपका 32 लिखा जा सकता है, ये पूरा 90, ये 32 है अगर, तो देखना 90 पूरा है, 32 लेस करोगे 30 चला गया 60, कितना बचा 58। x की वैल्यू 58, y की वैल्यू भी 58, तो इसका मतलब दोनों को जोड़ोगे 50 प्लस 50 100, 8 प्लस 8 16, 116। ठीक है भाई, इसको करेक्ट कर देना क्योंकि मैंने वो बात अंडरस्टैंड नहीं की थी प्रॉपर, मतलब वो स्किप हो गई माइंड से। चलो 56 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56। सबसे पहला काम है इसकी, आप लैंग्वेज को रीड करें। और ये जैसा आपको डायग्राम दे रखा है, इसका मतलब, डायग्राम का मतलब यही होता है कि क्वेश्चन का लेवल है वो बड़ा ही आसान है। क्या कहा? एक ट्राइंगल ABC है, इसके अंदर MN पैरेलल है BC। क्या बताया है? जैसे ये पैरेलल होता है, ऊपर का ट्राइंगल AMN, पूरे ट्राइंगल, दो ही ट्राइंगल है यहाँ पर ABC और AMN, आपस में सिमिलर हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज। AN और NC का रेशियो 4:5 है।
त्रिभुज MAN का क्षेत्रफल कितना होगा। तो असल में देखा जाए तो जो छोटा ट्रायंगल है उसका एरिया लिखोगे तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, पीछे बताया था। वैसे तो ट्रायंगल ABC का एरिया लिखोगे तो A से C तक की दूरी कितनी है 5 + 4 9 का स्क्वायर कितना भाई 81। क्वाड्रिलेटरल का एरिया लिखना है 16 लेस कर दो 6 5 11, ये कितना आ गया 65। क्लियर। क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपको कितना बताया 130, किससे गुणा किया 2 से। अगर आपसे पूछ रहा है AMN का एरिया क्या है, इसका मतलब 16 का जस्ट करना है डबल 32। तो एग्जाम में तो ये इतनी चित्रकारी ही करनी होती है कि 65 दिखा तो इसका जस्ट डबल हुआ, डबल कर दिया। ठीक है, ये 3 बातें लिखते हैं। असल में मैंने क्या किया देखो, मैंने आपको बार बार समझाया है। छोटे ट्रायंगल की ये वाली साइड कितनी है 4। सिमिलरिटी में क्या होता है, यूनिट को बैलेंस करना होता है। अगर आप लेंथ से एरिया में जाते हैं, लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, वो सिमिलरिटी पढ़ी जाती है तभी बताया जाता है। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल की ये साइड 4 है, एरिया 16। दूसरे वाले ट्रायंगल, रीजन क्या है, ये साइड नहीं ले रहे हम लोग, 5 नहीं ले रहे। रीजन क्या है, ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल के सिमिलर नहीं हो सकता, क्योंकि सिमिलरिटी का मतलब है दिखने में एक जैसे। त्रिभुज चतुर्भुज की तरह नहीं दिख सकता कभी भी। इसका मतलब इस साइड का रोल नहीं है। पूरी साइड देखो 9 की वजह से जो एरिया होगा वो पूरे का 81, ये 16, तो ये 65। अब इसी का एरिया आपको दे रखा था, इसका जस्ट डबल किया तो 130 बना, इसका जस्ट डबल कर दोगे 32। यही बात मैंने आपको यहां बताई है। चलो भाई, आज का आखिरी सवाल 57, सवाल नंबर 57। ये सवाल करते ही इसका मतलब आपने CGL 2019 प्रीलिम्स में जितने भी सवाल थे, चाहे वो आसान हो, चाहे वो मुश्किल हो, चाहे वो मॉडरेट हो, सारे के सारे सवालों को मैंने आपसे गो थ्रू करवा दिया। अब डिपेंड करता है कि आपकी सिंसियरिटी किस लेवल की, आप इन चीजों को कैसे लेते हैं। एक सर्कल के चारों ओर चतुर्भुज ABCD खींचा, टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है इसको। AB की वैल्यू 8, A से B तक की वैल्यू 8, B से C तक की वैल्यू 7, C से D तक की 6, A से D तक की। अब आपको मैंने क्या कहा था, आमने सामने की साइड का सम। आमने AB के सामने CD है, CD कितनी 6 बराबर, फिर BC के सामने की साइड कितनी है आपकी AD, ये आपको बताया था। 14 में से 7 चला गया, कितना बचा 7। और वहां जहां बताया था वहां इस बात को मैंने प्रूव भी किया था कि ऐसा नहीं है कि मैं सवाल ही करवा रहा हूं, सिर्फ कोई प्रॉपर्टी ये लगती है कि इसको इजी वे में सोल्व किया जा सकता है या समझाया जा सकता है, तो ये काम भी पैरेलल में चल रहा है। तो देखो भाई, ये आपके हो गए ज्योमेट्री के सारे 57 क्वेश्चंस। जैसे ही सारे सेशन कंप्लीट होंगे आपको मिलेंगे पेपर, और आपका काम ये रहेगा कि आप उनको अटेम्प्ट करें पेपर वाइज। पहले दिन का मैथ्स का पेपर, तीनों के तीनों पेपर लिए, पहले एक को उठाया, दूसरा, फिर तीसरा। टाइमर लगा के करना और कोशिश ये करना हर पेपर एटलीस्ट 15 मिनट में हो जाए। रीजन क्या है, आपको ये सवाल मैं करवा चुका हूं इसलिए 15 मिनट। अगर नहीं करवाए होते तो फिर बिल्कुल मैं भी आपसे ये कहता कि इनको कोशिश करना 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर ये हो जाए, क्योंकि इतना ही टाइम आपको मिलता है, लगभग 20-22 मिनट मैथ के, 20-22 मिनट आपके रीजनिंग के, तो 45 मिनट हो गए प्रीलिम्स के अंदर। 5 से 7 मिनट के आसपास, 5 या 6 मिनट मुश्किल से आप मान सकते हो आपका जीके। बचे हुए 8 से 10 मिनट जो आपके पास है उनको आप अटेम्प्ट करते हो इतनी देर में इंग्लिश। ये आपका एक तरीका होता है इन पेपर्स को अटेम्प्ट करने का, ठीक है। तो आपका ये टारगेट रहेगा, पेपर आपको वासु स्टडी IQ नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वहां मिल जाएंगे। आपको ये सेशन कैसे लगते हैं, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से पूरा डेडिकेशन लगा रहा हूं कि जो ऑथेंटिक चीजें हैं जो हर बच्चे को सिलेक्शन के लिए करनी चाहिए वो उनको पढ़े, ठीक है। कोई हवाबाजी नहीं है यहाँ पर, कोई फालतू को आपको अनवांटेड तरीके से झाड़ के पेड़ पर चढ़ाया जाएगा कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, नहीं। ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है, ये एग्जाम रिलेटेड मैं आपको कंटेंट पढ़ाता हूं। तो आपको ये सेशन अच्छे लगते हैं तो भी कमेंट किया करें, अगर आपको अच्छे नहीं लगते हैं तो भी एटलीस्ट आप अपने सजेशंस रख सकते हैं कि सर ये वाला इश्यू इस वजह से मुझे चीजें समझ में नहीं आती। बाकी आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।